नमस्कार और बिहार मैटर्स के इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये जो चर्चा है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वो है पृथ्वी की स्थलाकृतियां यानी लैंडफॉर्म्स। और उन्हें आकार देने वाली जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, उन पर भी। सही कहा। तो हमारी जो आज की स्रोत सामग्री है वो है हमारी ज्योग्राफी मास्टर सीरीज के लेक्चर 5 के नोट्स। जी, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी कक्षा 9 और 11 और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रामाणिक डेटा पर आधारित हैं। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि जो भी छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई या शिक्षक भर्ती जैसी बिहार सरकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विश्लेषण एक बेहतरीन चीट शीट का काम करेगा। मतलब इसमें हम सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम नहीं रटने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है उस पूरी प्रक्रिया को समझना, उस विज्ञान को डिकोड करना जो हमारी पृथ्वी की सतह को हर दिन गढ़ रहा है। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक भ्रम होता है। कैसा भ्रम? जब भी हमारी नज़र किसी विशाल पहाड़ या गहरी घाटी पर पड़ती है तो हमें लगता है कि ये आकृतियां हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही थीं, एक रुकी हुई पेंटिंग की तरह। हाँ, इंसान का जीवन काल ही इतना छोटा है कि पत्थर हमें अचल ही लगते हैं। एकदम सही। लेकिन अगर हम भूविज्ञान का चश्मा पहन लें तो वो रुकी हुई पेंटिंग अचानक एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म में बदल जाती है, जहां पहाड़ कट रहे हैं, नदियां अपना रास्ता चीर रही हैं। तो चलिए आज इस फास्ट फॉरवर्ड फिल्म के जो मुख्य निर्देशक है उनके बारे में बात करते हैं। स्रोत में सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया गया है। जी, जिसे हम भू आकृति विज्ञान का मूल मंत्र कह सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में यहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो ये मूल मंत्र कहता है कि किसी भी स्थलाकृति का निर्माण 3 चीजों पर निर्भर करता है: संरचना, प्रक्रिया और अवस्था, यानी स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज। बिल्कुल। और इसे बिना समझे हम आगे के लैंडफॉर्म्स को नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए मैं एक छोटी सी उपमा देना चाहूंगी। जैसे पृथ्वी की सतह को संगमरमर या पत्थर के एक विशाल ब्लॉक की तरह समझें, जिससे एक मूर्ति तराशी जानी है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तो इस फॉर्मूले में जो संरचना या स्ट्रक्चर है वो पत्थर है। क्या वो आसानी से टूटने वाला बलवा पत्थर है या बहुत ही कठोर ग्रेनाइट है? और जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो उस मूर्तिकार की छेनी है, जैसे बहती हुई हवा, तेज पानी या फिर खिसकती हुई बर्फ। बिल्कुल। और अंत में आती है अवस्था या स्टेज, मतलब ये तय करना कि उस मूर्तिकार को अपना काम करते हुए कितना समय बीत चुका है। हाँ, क्या मूर्ति अभी अपनी शुरुआती खुरदरी अवस्था में है या उसे तराशते हुए लाखों साल गुजर चुके हैं और वो पूरी तरह चिकनी हो चुकी है। तो सबसे पहले उस मूर्तिकार की बात करते हैं जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय है, बहता हुआ पानी, जिसे नोट्स में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कहा गया है। नदियों का काम सबसे व्यापक है और नोट्स में नदी के पूरे जीवन चक्र को इंसानों की तरह ही 3 चरणों में बांटा गया है: ऊपरी, मध्यम और निचला चरण, जिसे हम यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज भी कहते हैं। तो ऊपरी चरण वो है जब नदी पहाड़ों की ऊंचाइयों से जन्म लेती है ना? जी। ढलान इतना तेज होता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी पूरी ताकत से सीधे नीचे की ओर प्रहार करता है। इसे वर्टिकल इरोजन या लंबवत कटाव कहते हैं। और पानी अकेला नहीं होता, वो अपने साथ छोटे बड़े पत्थरों को लेकर चलता है जो आरी की तरह पहाड़ को चीरते हैं। एकदम सही। और इसी लंबवत कटाव से बनती हैं वी शेप्ड वैली या वी आकार की घाटियां। और जब ये कटाव बहुत गहरा हो जाता है तो वो गॉर्ज या कैनियन का रूप ले लेता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे पानी ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से गिरता है तो झरने यानी वाटरफॉल और रैपिड्स बनते हैं। मैंने स्रोत में एक पॉटहोल्स का भी जिक्र देखा। ये काफी दिलचस्प है। हाँ, पॉटहोल्स। जब पानी भौर की तरह गोल गोल घूमता है तो वो नदी के तल में ड्रिल मशीन की तरह गोल गड्ढे बना देता है। और इंटरलॉकिंग स्पर्स भी तो ऊपरी चरण की ही निशानी है, जहां नदी पहाड़ियों के बीच से जिगजैग बहती है। जी, लेकिन जैसे ही नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है तो पूरा खेल बदल जाता है। ये उसका मध्यम चरण है। यहाँ ढलान अचानक कम हो जाता है, तो अब पानी गहराई में काटने के बजाय किनारों पर टक्कर मारने लगता है, जिसे लैटरल इरोजन कहते हैं। और यहीं पर नदी सीधी रेखा में बहने के बजाय एक घुमावदार रास्ता अपना लेती है, जिसे मियांडर कहते हैं। यहाँ मुझे हमेशा एक शंका होती है, कोई सीधी बहने वाली नदी अचानक मियांडर
यानी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती है? देखिए, ये पानी की भौतिकी का बहुत सीधा सा नियम है। जब नदी मैदानी इलाके में आती है तो पानी का दबाव एक समान नहीं रहता। अच्छा। मान लीजिए रास्ते में थोड़ी सी भी रुकावट आई, कोई चट्टान या मिट्टी का टीला, तो पानी उससे टकराकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। स्वाभाविक है। अब जब पानी मुड़ता है तो घुमाव के बाहरी किनारे पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी बहुत तेजी से टकराता है। वहां जोरदार कटाव होता है। और भीतरी किनारे पे? भीतरी किनारे पर पानी की गति एकदम धीमी हो जाती है, और जहां गति धीमी होती है वहां नदी अपने साथ लाई हुई रेत और मिट्टी को जमा करने लगती है। अरे वाह, मतलब एक किनारे पे लगातार कटाई चल रही है और ठीक उसके सामने वाले किनारे पे मिट्टी की भराई हो रही है। बिल्कुल। और समय के साथ ये घुमाव और भी गहरा होकर एक बड़े यू का आकार ले लेता है। यही मिएंडर है। और जब नदी अपने निचले चरण में पहुंचती है तब क्या होता है? निचले चरण में नदी पूरी तरह से डिपोजिशन यानी जमाव के मोड में आ जाती है। यहाँ ऑक्सबो लेक या गोखुर झील बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कैसे होता है? क्या वो यू आकार का घुमाव कट जाता है? जी, वो घुमाव इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि नदी के दोनों लूप एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। फिर जब कभी भारी बारिश या बाढ़ आती है तो नदी उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को छोड़कर सीधे आगे निकल जाती है। जो पुराना हिस्सा था वो कटकर अलग हो जाता है और वही एक अलग हुई यू आकार की झील ऑक्सबो लेक बन जाती है। ये सचमुच धरती की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और निचले चरण में नदी के पास चट्टानों को काटने की कोई ताकत नहीं बचती। वो बस अपना मलबा गिराती है, जिससे फ्लड प्लेन या बाढ़ के मैदान बनते हैं। और नदियों के प्राकृतिक तटबंध भी, जिन्हें लीवीज कहा जाता है। जी, और अंततः समुद्र से मिलने से पहले विशाल डेल्टा बनते हैं। आहा, इस पूरी प्रक्रिया को नोट्स में सीधे अप्लाइड ज्योग्राफी और बिहार के संदर्भ से जोड़ा गया है। हाँ, ये परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। बिहार की जो गंगा नदी प्रणाली है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। उत्तरी बिहार दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्लड प्लेन्स में से एक है। हिमालय से उतरने वाली नदियां जैसे कोशी अपने साथ लाखों टन गाद लाती हैं, और चूंकि बिहार का ढलान बहुत कम है तो नदियां वहां पूरी तरह से जमाव के चरण में आ जाती हैं। एकदम सही। यही कारण है कि बिहार में बाढ़ एक भौगोलिक नियति बन चुकी है। जब नदी इतना सारा मलबा मैदानी इलाकों में छोड़ देती है तो उसका अपना तल उथला हो जाता है, और फिर जरा सा अतिरिक्त पानी आने पर वो किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगता है। जी, और वहां के परिदृश्य में मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक की जो भरमार है वो इसी मध्यम और निचले चरण का परिणाम है। अच्छा, नोट्स में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी है, ब्रेडेड रिवर। हाँ, जब नदी में पानी कम हो और गाद ज्यादा हो जाती है तो वो एक धारा के बजाय कई छोटी छोटी गुथी हुई धाराओं में बढ़ जाती है। उसे ब्रेडेड रिवर कहते हैं। और एक रिवर रिजुविनेशन भी है ना, जहाँ कोई बूढ़ी नदी फिर से जवान हो जाती है और नेक पॉइंट बनाते हुए नए झरने बनाती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई पानी की बात, लेकिन जब ये तरल पानी जम जाता है और ग्लेशियर यानी हिमनद बन जाता है तो इसकी ताकत पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, मैंने पहले नदी को चाकू कहा था, तो ग्लेशियर एक विशाल भारी बुलडोजर की तरह काम करता है। बुलडोजर, ये उपमा बहुत सटीक है। मतलब वो कुछ भी सफाई से नहीं काटता, वो बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता और रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। इसी वजह से ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में हमें संकरी वी शेप्ड घाटियों के बजाय चौड़ी यू शेप्ड घाटियां देखने को मिलती हैं। तो ये बुलडोजर वाला कटाव किन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है? मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं पर, प्लकिंग और एब्रेशन। प्लकिंग तब होती है जब ग्लेशियर की बर्फ नीचे चट्टानों की दरारों में घुसकर जम जाती है, और जब ग्लेशियर आगे खिसकता है तो वो उन चट्टानों को उखाड़ लेता है। बिल्कुल। और एब्रेशन तब होता है जब ग्लेशियर की निचली सतह में फंसे हुए वही उखड़े हुए पत्थर एक विशाल रेगमाल या सैंडपेपर की तरह काम करते हैं। ओह, तो वो पूरी घाटी को घिसकर चिकना कर देते हैं। जी, और इसी घर्षण से सर्क जैसी आकृतियां बनती हैं जो पहाड़ पर एक विशाल आराम कुर्सी या कटोरी की तरह दिखता है। और जब 2-3 सर्क एक साथ कटते हैं तो उनके बीच की जो कंघी जैसी तीखी धार बनती है उससे एरेट कहते हैं। सही कहा। और जब ये धारदार किनारे एक ही चोटी पर मिलते हैं तो एक पिरामिड जैसी आकृति बनती है जिसे हॉर्न कहते हैं। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। नोट्स में हैंगिंग वैली का भी जिक्र है। हाँ,
ये तब बनती है जब एक छोटा ग्लेशियर एक बड़े ग्लेशियर से आकर मिलता है। बड़ा ग्लेशियर घाटी को बहुत गहरा काट देता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो छोटी घाटी मुख्य घाटी के ऊपर हवा में लटकी हुई नजर आती है और वहां से शानदार झरने गिरते हैं। बिल्कुल। अब कटाव के बाद ग्लेशियर का जमाव वाला चरण आता है। ग्लेशियर पिघलने पर जो मलबा छोड़ता है उसे मोरेन्स कहा जाता है। लैटरल, टर्मिनल और ग्राउंड मोरेन। लेकिन यहाँ कुछ और अजीब गरीब नाम भी हैं, जैसे ड्रमलिन, एस्कर और केम। परीक्षा में यहाँ से सीधे सीधे मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि बर्फ पिघलते समय पीछे एक रेलवे ट्रैक जैसी लंबी घुमावदार लकीर कैसे छोड़ सकती है। उसी रेलवे ट्रैक जैसी आकृति को एस्कर कहते हैं। होता क्या है कि जब ग्लेशियर पिघल रहा होता है तो बर्फ के पहाड़ के अंदर या ठीक नीचे पिघले हुए पानी की नदियां बहने लगती हैं। अच्छा, सब ग्लेशियल नदियां। जी, ये नदियां अपने साथ रेत और बजरी लाकर बर्फ की उस सुरंग के अंदर ही जमा कर देती हैं। तो जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तो वो जमा हुआ मलबा जमीन पर एक लंबी मेड़ के रूप में बचा रह जाता है। क्या गजब की प्रक्रिया है। और ड्रमलिन जो होते हैं वो उल्टे रखे हुए चम्मच या आधे कटे हुए अंडे की तरह दिखते हैं। जब ग्लेशियर अपने ही छोड़े हुए मलबे के ऊपर से गुजरता है तो उसे चपटा कर देता है। मतलब ये आकृतियां पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत बड़ा सुराग है। बिल्कुल। अगर आज किसी गर्म जगह पर टर्मिनल मोरेन मिलता है तो ये निर्विवाद सबूत है कि हिमयुग के दौरान कोई विशाल ग्लेशियर वहां तक आया था। अब पानी और बर्फ की इस कहानी से निकलकर उन जगहों पर चलते हैं जहां ये दोनों ही नहीं होते, यानी मरुस्थलीय स्थलाकृतियां, जिन्हें एओलियन लैंडफॉर्म्स कहते हैं, जहां हवा अपना कमाल दिखाती है। रेगिस्तान में हवा 3 मुख्य तरीके से काम करती है: डिफ्लेशन, एब्रेशन और एट्रिशन। डिफ्लेशन मतलब तेज हवा का ढीली रेत को उड़ा ले जाना, और एब्रेशन मतलब उड़ती हुई रेत का चट्टानों से टकराकर उन्हें काटना। और इसी एब्रेशन के कारण मरुस्थल में मशरूम रॉक बनती है ना, जो किसी विज्ञान कथा फिल्म के सेट जैसी दिखती है। एकदम सही, नीचे से पतली और ऊपर से एक चौड़ी छतरी की तरह। लेकिन हवा पत्थरों को इस अजीब तरीके से क्यों काटती है? वो पूरी चट्टान को एक साथ क्यों नहीं घिसती? देखिए, इसका रहस्य हवा में उड़ने वाली रेत के कणों के वजन में छिपा है। अच्छा, किसी चट्टान से टकराती है तो निचले हिस्से पर रेत की मार सबसे ज्यादा पड़ती है। बिल्कुल, निचला हिस्सा लगातार कटता रहता है जबकि ऊपरी हिस्सा सुरक्षित रहता है। ऐसे बनती हैं मशरूम रॉक। और यारडांग भी तो ऐसे ही बनते हैं, जो हवा की दिशा में कटी हुई लंबी खाइयां होती हैं। जी, और जब यही हवा धीमी होती है तो रेत को गिराने लगती है, जिससे सैंड ड्यून यानी रेत के टीले बनते हैं, जैसे अर्धचंद्राकार आकार वाले बरखान। सीफ और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी। और मरुस्थल के बाहर बारीक धूल के जमा होने से लोएस के मैदान बनते हैं। अब अगर हम रेगिस्तान से निकलकर सीधे समुद्र के किनारे चलें तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स की दुनिया आती है, जहां समुद्र की लगातार टकराती हुई लहरें एक हथौड़े की तरह काम करती हैं। यहाँ मुख्य प्रक्रिया हाइड्रोलिक एक्शन है। जब एक शक्तिशाली लहर तट की किसी चट्टान से टकराती है तो वो चट्टान की दरारों में मौजूद हवा को भारी दबाव के साथ अंदर धकेलती है, और जब लहर वापस लौटती है तो वो हवा विस्फोट की तरह बाहर निकलती है, जो अंदर ही अंदर चट्टान को तोड़ देती है। इसी से तटों पर खड़ी चट्टानें या सी क्लिफ बनती हैं। और जब लहरें लगातार प्रहार करती हैं तो सी केव या समुद्री गुफा बन जाती है। और जब वो गुफा आर पार हो जाती है तो एक पत्थर का पुल जैसा सी आर्च बन जाता है। और अंततः जब उस पुल की छत गिर जाती है तो जो खंभा बचता है उसे स्टैक कहते हैं। ये तो लहरों का विनाशी रूप हुआ, लेकिन लहरें रेत जमा करके बीच और स्पिट भी बनाती हैं। स्पिट वो रेत की लंबी पट्टी है ना, जो तट से समुद्र की ओर जाती है। लेकिन ये एक सीधी लाइन में क्यों जमा होती है? इसके पीछे लॉन्गशोर ड्रिफ्ट की प्रक्रिया है। लहरें हमेशा तट से सीधे नहीं टकराती, वे एक कोण या एंगल पर आती हैं। इससे रेत तट के साथ साथ एक दिशा में खिसकती रहती है। जब तट की दिशा बदलती है तो लहरें रेत को सीधे समुद्र में आगे बढ़ाते हुए जमा करती जाती हैं। और वही स्पिट बन जाता है। और जब यही रेत तट को किसी द्वीप से जोड़ दे तो उसे टॉम्बलो कहते हैं। बिल्कुल सही। अब अभी तक हमने उन प्रक्रियाओं को देखा जो जमीन के ऊपर काम करती हैं, लेकिन कुछ ताकतें जमीन के नीचे रासायनिक स्तर पर काम करती हैं, जिन्हें हम कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं, जहां चूना पत्थर या लाइमस्टोन होता है। जी, यहाँ यांत्रिक घर्षण नहीं बल्कि कार्बोनेशन और सॉल्यूशन की प्रक्रिया काम कर रही है।
शुरुआत में ये पचाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि पानी किसी ठोस चट्टान को कैसे घोल सकता है। पानी कोई तेजाब तो है नहीं। शुद्ध पानी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब बारिश का पानी नीचे गिरता है तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। अच्छा, तो वो एक हल्का कार्बोनिक एसिड बन जाता है। बिल्कुल। और जब ये पानी रिसकर चूना पत्थर तक पहुंचता है तो चूना पत्थर पानी में घुलने लगता है। तो ये कोई भौतिक प्रहार नहीं, एक धीमा रासायनिक जादू है। इसी से जमीन के ऊपर सिंक होल बनते हैं, जहां जमीन अचानक धंस जाती है। और जमीन के नीचे विशाल गुफा प्रणालियां बनती हैं, जहां छत से टपकने वाले पानी से स्टैलेक्टाइट और जमीन से उठने वाले खंबे स्टैलेग्माइट बनते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं तो लाखों साल लेती हैं, लेकिन स्रोत के अंत में एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल इंतजार नहीं करती, मास वेस्टिंग। ये परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वो ताकत है जो सीधे ऊपर से काम करती है, गुरुत्वाकर्षण। जब गुरुत्वाकर्षण हावी होता है तो चट्टानें और मिट्टी भारी मात्रा में ढलान से नीचे गिरने लगती हैं। इसके कुछ रूप धीमे होते हैं, जैसे क्रीप, जहां मिट्टी इतनी धीरे खिसकती है कि पता ही नहीं चलता। और विनाशकारी रूप भी हैं, जैसे स्लंप, लैंडस्लाइड और डेब्रिस फ्लो। इनमें पानी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है ना? हाँ, पानी मिट्टी के कणों के बीच लुब्रिकेंट का काम करता है। भारी बारिश में मिट्टी भारी होकर तेजी से नीचे खिसकती है। तो अब इस पूरे चर्चा को समेटने का समय आ गया है। चलिए एक अल्ट्रा रिवीजन स्नैपशॉट लेते हैं। बिल्कुल, छात्रों के लिए ये क्विक रिवीजन बहुत काम आएगा। तो नदी का मुख्य काम है घाटियों को काटना, जिससे वी वैली बनती है, और मलबे को जमा करके डेल्टा बनाना। हिमनद या ग्लेशियर का अर्थ है यू वैली का कटना और पिघलने पर मोरेन छोड़ जाना। मरुस्थल में हवा चट्टानों को घिसकर याडांग और मशरूम रॉक बनाती है और सैंड ड्यून बनाती है। और तटों पर लहरें आर्च और गुफाएं बनाती हैं और रेत जमा करके स्पिट का निर्माण करती हैं। इस पूरे भू आकृति विज्ञान का सार यही है कि जो भी आकृति हम देखते हैं वो संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का परिणाम है। जी, यह पूरी चर्चा इस बात का सबूत है कि हमारी पृथ्वी कभी शांत नहीं बैठती। एकदम सही। जो लोग इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये सोचने वाली बात है कि हर पहाड़ या सपाट मैदान कोई स्थायी ढांचा नहीं है। ये लाखों सालों से चल रही एक अनंत भूवैज्ञानिक फिल्म का सिर्फ एक रुका हुआ दृश्य है, फ्रीज फ्रेम की तरह। बिल्कुल। और आज से 10 लाख साल बाद वो कोई और प्राकृतिक ताकत होगी जो इस परिदृश्य को मिटाकर एक नया आकार दे चुकी होगी। इस निरंतर बदलती दुनिया को समझने की ये यात्रा वाकई अद्भुत रही। तो इसी विचार के साथ बिहार मैटर्स के आज के इस विशेष विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की तैयारी करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।